Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the UPSC revision series। तो ये लेक्चर 50 है ओवरऑल एंड इकोनॉमी का लेक्चर 04 है जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 आज कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर नंबर 8 पे हम आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 तक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चैप्टर 8 देख लेते हैं, नाम है फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी इन द एनबीएफसी सेक्टर। तो एनबीएफसी सेक्टर की जो फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी है उसके ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है। अब आप सबको पता है कि रिसेंटली दो मेन इश्यूज ये थे, एक हुए थे IL एंड FS के साथ जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और दूसरा आपका दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड, दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड DHFL, इन दोनों में हुआ ना। ये चैप्टर बेसिकली यही करता है कि क्या रिस्क है एनबीएफसी सेक्टर में और किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनको रिटेल एनबीएफसी के साथ। ये डिफरेंसेस बताने के लिए ये चैप्टर बनाया गया था। क्या रिस्क है, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड योर रिटेल एनबीएफसी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अगर IL एंड FS की बात करें तो यहाँ पे इसका जो दिवालिया हुआ वो क्यों हुआ बेसिकली। सो इसकी जो बेसिकली जो सब्सिडियरीज हैं, देयर वर 2 सब्सिडियरीज ऑफ दिस। अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि क्यों इतना बड़ा वो हुआ IL एंड FS में, तो आप याद रखिएगा इसकी जो सब्सिडियरीज थी दे डिफॉल्टेड ऑन देयर पेमेंट्स, दे डिफॉल्टेड ऑन देयर पेमेंट्स एंड DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, ये भी डिफॉल्ट करेगा अपनी पेमेंट में, ठीक है ना। इसकी जो डिफॉल्टेड पेमेंट थी वो 1500 से 1700 करोड़ के आसपास की थी, ठीक है ना। अब हुआ क्या था, जो एसोसिएटेड डेट म्यूचुअल फंड था, इट स्टार्टेड राइटिंग ऑफ मतलब कि बैलेंस शीट में चढ़ाना बंद कर दिया, मतलब कि ये दिखाते नहीं है, अलग से उसको मेंटेन करते लेकिन अपने ये मेन जो रजिस्टर है तो उसमें मेंटेन नहीं करते, उसको राइट ऑफ कहते हैं। दे स्टार्टेड राइटिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेस्ड एनबीएफसी। तो ये स्ट्रेस्ड एनबीएफसीज थे, ठीक है ना। दे स्टार्टेड राइटिंग ऑफ दिस। हुआ क्या, दिस कंसिक्वेंटली लेड टू द डिक्लाइन इन इक्विटी प्राइस ऑफ स्ट्रेस्ड एनबीएफसी। तो जो स्ट्रेस्ड एनबीएफसी था उसकी जो इक्विटी प्राइस थी, लोन में जा रही थी, इक्विटी प्राइस डिक्रीज हो गई। जब इक्विटी प्राइस डिक्रीज हो गई तो शेयर वैल्यू जो इसकी थी, जो शेयर वैल्यू थी वो डिक्रीज होने लगी, ठीक है ना। इस कारण से हुआ क्या, अगर इसकी शेयर वैल्यू या इसकी अगर एनबीएफसी की वैल्यू घटेगी तो वैल्यू घटने से क्या होगा कि जो ये रेस कर सकती है मनी, द क्रेडिट ग्रोथ दैट डिक्लाइंड, प्लस जो ये रेज कर सकती थी मनी वो भी डिक्लाइन, क्योंकि इसकी अब वैल्यू घट रही है ना, तो इसको पैसा कौन देगा, कोई पैसा नहीं देगा। इसके अगेंस्ट इसकी जो क्रेडिट ग्रोथ थी वो घटने लगी और इसकी ओवरऑल जो रेज करने की, फंड रेज करने की, मतलब इसकी जो फंड रेजिंग कैपेसिटी थी वो डिक्रीज होने लगी, फंड रेजिंग कैपेसिटी डिक्रीज होने लगी। तो ये ओवरऑल रिस्क जो थे एसोसिएटेड थे IL के साथ और DHFL के साथ, जो उसके एनबीएफसीज थे। तो ये सारी चीजें हुई। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, वो है रोल ओवर रिस्क। क्या है रोल ओवर रिस्क? तो जो एनबीएफसी होता है, दे रेज कैपिटल इन द शॉर्ट टर्म मार्केट। एनबीएफसी क्या करता है, रेज करता है मनी को फ्रॉम द शॉर्ट टर्म मार्केट के साथ, ठीक है ना। बट द एसेट्स ऑफ एनबीएफसीज जो होते हैं, देखो जो डेट होती है एनबीएफसी की वो शॉर्ट टर्म में रहता है, मतलब कि जो लायबिलिटी है, डेट तो लायबिलिटी है एनबीएफसीज के, वो शॉर्ट टर्म में है, लेकिन जो एसेट है एनबीएफसी का, मतलब कि जो वेल्थ क्रिएशन होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है। ये याद रखना, एनबीएफसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो इसका डेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, मतलब कि लायबिलिटी इसके ऊपर बहुत जल्दी इसको चुकानी पड़ती है,
किसी से पैसा लिया 7 दिन में चुकाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म। और एसेट इसके मतलब जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा रहता है, लॉन्ग टर्म में रहता है, ठीक है ना। तो इसके क्या होता है, बार बार इसको रीफाइनेंस की जरूरत पड़ती है। पैसा लिया, क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, इसने किसी से 100 रुपए लिए, वो इसको 500 रुपए देगा लाइबिलिटी, मतलब एसेट में 100 लिए तो लाइबिलिटी में 500 देगा। पर एसेट ये 10 दिन के लिए लिया और लाइबिलिटी जो है ये हो सकता है इसको 50 दिन में मिले। तो अब 10 दिन बाद इसको ये 100 रुपए चुकाने हैं ना, तो किसी और से 100 रुपए लेने पड़ेंगे 10 दिन के लिए, तभी उसको 100 रुपए चुकाएगा, ठीक है। फिर अगले 10 दिन में इसको 100 रुपए फिर किसी और से लेना पड़ेगा, फिर इसको 100 रुपए चुकाएगा, फिर 50वें दिन में उसको 500 रुपए मिलेगा तो किसी को पैसा देगा। तो आप देख रहे हैं कि बार बार इसको रीफाइनेंस की जरूरत पड़ रही है, रीफाइनेंस इज नीडेड अगेन एंड अगेन। देखिए ये सिंपलेस्ट एग्जांपल इसके थ्रू मैं आपको समझा सकता था कि 100 रुपए इसने लिया एसेट में, लाइबिलिटी हो गई इसकी, 100 रुपए इसने लोन लिया और उसकी लाइबिलिटी हो गई। एसेट में इसको 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन वो 50 दिन में मिलेंगे, क्योंकि वो ज्यादा देर में मिलते हैं और ये शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है 10 दिनों के लिए। तो 10 दिन जब पूरे होंगे तो ये दूसरे से 100 रुपए लेगा और ये 100 रुपए उसको चुकाएगा पहले वाले को। लोन इसका 100 रुपए ही रह गया, लेकिन फिर से इसको रीफाइनेंस की जरूरत पड़ेगी 10 दिन में, क्योंकि 50 दिन तक इसको कोई भी इसको एसेट नहीं मिलेगा। सो दैट इज द थिंग। इसलिए जो एनबीएफसीज होते हैं, एनबीएफसीज में दे रिक्वायर द रीफाइनेंसिंग, तो ये चीज प्रूव करनी थी। आई होप आई गेव यू अ सुटेबल एग्जाम्पल जिसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो फ्रीक्वेंट रीप्राइसिंग है, इट exposes NBFCs to the risk of higher financing cost। तो ये जो रीफाइनेंसिंग है, इस कारण से एक नुकसान ही होता है एनबीएफसी को, एक नुकसान होता है एनबीएफसी को। क्या नुकसान होता है कि हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिकली है। अब ये जो रीफाइनेंसिंग रिस्क है, दीज रीफाइनेंसिंग रिस्क्स they are known as the rollover risk, याद रखिएगा। तो मैंने आपको रीफाइनेंसिंग का कंसेप्ट समझाया, क्यों रीफाइनेंसिंग की जरूरत होती है, क्योंकि उसकी एसेट जो होती है वो लॉन्ग टर्म में रहती है और लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म में रहती है, इसलिए उनको रीफाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है। अब रीफाइनेंसिंग का नुकसान ये है कि हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है। अब जैसे मुझे पता है कि आपको आज 100 रुपये चाहिए ही चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा 100 रुपये तो लो, लेकिन मुझे चाहिए 110 रुपये रिटर्न में, ठीक है ना। पहली बार वाला तो 100 रुपये ही ले लेगा, लेकिन नया वाला बोलेगा क्या, 110 रुपये चाहिए मुझे। फिर दूसरा वाला क्या बोलेगा, मुझे 150 रुपये चाहिए। तीसरा वाला बोलेगा मुझे 130 रुपये चाहिए, ठीक है ना। तो इनकी जो रीफाइनेंसिंग की कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। तो ये जो रिस्क अवेलेबल एसोसिएटेड है विद द रीफाइनेंसिंग, दे आर नोन एज द रीफाइनेंसिंग रिस्क। इन्हीं को हम रीफाइनेंसिंग रिस्क बोलते हैं, ठीक है ना। अब रोल ओवर रिस्क को जो सर्वे है वो 2 तरीके से एसोसिएट करता है, कॉम्बिनेशन बोलता है 2 तरीके का। पहला है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ALM, यानी कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। अब यहां तो आपको मैंने एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बता दिया कि कैसे इसने अपने जो लायबिलिटी थी इसको मैनेज करने के लिए बार बार दूसरे लोन लिए और फाइनली जब उसको एसेट मिला तो उसने उसको चुकाया। दूसरा है इंटरकनेक्टेडनेस। सर्वे यही दोनों बताता है। एक हो गया एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का और दूसरा हो गया इंटरकनेक्टेडनेस का, ठीक है ना। The rollover risk is a combination of risk associated with asset liability management, interconnectedness with the liquidity debt mutual fund, और तीसरा एक और इसने बताया है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रेजिलियंस, ठीक है ना। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बताया रोल ओवर रिस्क को। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, इंटरकनेक्टेडनेस विद द लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड, और तीसरा है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रेजिलियंस, ठीक है ना। अब मैंने पहला आपको एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बता दिया था कि जो मिसमैच है, मिसमैच in the duration of asset and liability,
ठीक है ना, सिंपल सी बात है। जब आपकी असेट, मैंने बताया था कि असेट लॉन्ग टर्म में जा रही है एंड आपकी जो लाइबिलिटी है वो शॉर्ट टर्म में जा रही है, तो आपको रिफाइनेंस की जरूरत पड़ती है, ये मैंने आपको समझाया था। दूसरा इंटरकनेक्टेडनेस वाला जो रिस्क है, जब एक एनबीएफसी ओवर डिपेंडेंट हो जाता है ऑन द शॉर्ट टर्म होलसेल फंड्स, ठीक है ना, जब एक एनबीएफसी ओवर डिपेंडेंट हो जाता है तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है, इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब कि उसका रिस्क कहलाता है, ठीक है ना। तो होलसेल शॉर्ट टर्म फंड का जो मेन सोर्स है, होलसेल शॉर्ट टर्म फंड जो यूज कर रहे हैं अपन, उसका जो मेन सोर्स है वो LDMF है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड। ओके, तो लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड, वहां से ये रिस्क आता है, ठीक है ना। अब तीसरा मैंने आपको बताया फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रेजिलियंस, ठीक है ना। ये बताता है आपका जो ये है कि आपकी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ कितनी है। जो आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ विज़-अ-वी आपका एनबीएफसी से एसोसिएटेड रिस्क, आपके रिस्क कितने हैं और आपकी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ कितनी है, उसका जो कंपैरिजन है वो आपकी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रेजिलियंस को बताता है, ठीक है ना। अब सर्वे जो दूसरी चीज इस चैप्टर में बताता है वो है HFC यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और रिटेल एनबीएफसी के बीच का डिफरेंस। पहला डिफरेंस जो है कि HFC जो है दे होल्ड सिग्निफिकेंटली लॉन्गर ड्यूरेशन एसेट्स, ये लॉन्गर ड्यूरेशन एसेट्स को होल्ड करते हैं। कंपेरेटिवली रिटेल एनबीएफसी जो होते हैं वो मीडियम ड्यूरेशन एसेट्स को होल्ड करते हैं। यही डिफरेंस याद रखना, यही यूपीएससी पूछेगा तो। दे आर लेस एक्सपोज टू शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग, जो हमने ऊपर देखा ना दूसरा वाला इंटरकनेक्टेड वाला, दे आर लेस एक्सपोज टू शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग, जो मैंने ऊपर आपको बताया था। दे आर मोर एक्सपोज्ड टू शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग, ठीक है ना। यहां पे अब यहां पे सिंस दे आर लेस एक्सपोज टू शॉर्ट टर्म फंडिंग, इसलिए यहां पे जो इंटरकनेक्टेड वाला रिस्क है वो कम डोमिनेट करता है। यहां पे ALM, यहां पे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट वाला जो रिस्क है वो डोमिनेट करता है। एंड सिंस दे आर मोर एक्सपोज टू शॉर्ट टर्म आपका फंडिंग के लिए होलसेल फंडिंग, देयरफॉर दे आर यहां पे इंटरकनेक्टेड रिस्क डोमिनेट्स, ठीक है ना। और यहां पे फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रेजिलियंस जो चौथा तीसरा फैक्टर था वो यहां पे एक डोमिनेंट फैक्टर है। यहां पे भी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस एक डोमिनेंट फैक्टर है। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है फाइनेंशियल ऑपरेटिंग, ये सिमिलैरिटी होगी दोनों में, कि दोनों में ही जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रेजिलियंस है वो एक डोमिनेंट फैक्टर होता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखें तो इसी चैप्टर में सर्वे ने एक हेल्थ स्कोर की बात की थी, हेल्थ स्कोर। सो द सर्वे हैज क्रिएटेड अ डायनामिक हेल्थ इंडेक्स, सर्वे ने ही एक डायनामिक हेल्थ इंडेक्स की बात की है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, हेल्थ स्कोर विच इट आर्ग्यूज कैन बी इफेक्टिवली यूज एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। हेल्थ स्कोर से बेसिकली क्या करेंगे, एनबीएफसीज की अर्ली वार्निंग देंगे। हेल्थ स्कोर होगा जिससे आप एनबीएफसी के केस में अर्ली वार्निंग, ये सारे काम आप दे सकते हो, ठीक है ना। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। इसमें इंडेक्स में जो सर्वे बोलता है कि -100 से
+100 तक की रेंज का स्कोर रहेगा, ठीक है ना। और ज़्यादा स्कोर मतलब कि हायर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हायर स्कोर मीन्स हायर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। The survey has used health index to show how it have been identified the stress in the NBFC sector. इससे आप NBFC सेक्टर के स्ट्रेस का भी पता लगा सकते हैं थ्रू दिस हेल्थ स्कोर। इस हेल्थ स्कोर से NBFC सेक्टर का आप पता लगा सकते हैं कि कितना उसमें रिस्क है, क्या है, ठीक है ना। सर्वे यही सजेशन देता है फाइनली, ठीक है। तो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द सर्वे, जो कि सर्वे बोलता है, इनको याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट्स द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक बुलेट। बहुत ज़्यादा हल्ला होता है इस गाड़ी में। आगे देखते हैं और कुछ फैक्ट्स। ये मैंने आपको रिस्क सारे बता दिए, ठीक है। 4 रिस्क जो है बेसिकली वही याद रखेगा। एक बार रिवाइज कर दूंगा मैं, तो मेन चीज उस चैप्टर में रिस्क थी, एक है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट वाला रिस्क जो मैंने बताया, दूसरा इंटर कनेक्टेड रिस्क, ठीक है ना, तीसरा मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रेजिलियंस, एंड चौथा है शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग में ओवर डिपेंडेंस। ये एक रीजन है इंटरकनेक्टेडनेस वाले का, ओवर डिपेंडेंस ऑन द शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। हेल्थ स्कोर की बात की थी, मैंने आपको बता दिया। अगला जो चैप्टर है वो है प्राइवेटाइजेशन एंड वेल्थ क्रिएशन के ऊपर। प्राइवेटाइजेशन एंड वेल्थ क्रिएशन, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। बहुत अच्छा चैप्टर था। चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है वैसे ही, जैसे कि आपको पूरा चीज़ समझ में, कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। तो सर्वे बेसिकली यहाँ पे इस चैप्टर में बोलता है कि व्हाट आर द एफिशिएंसीज या व्हाट आर द थिंग्स वी हैव गेन्ड फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन, क्या चीजें हमने गेन की हैं फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना। जो सर्वे है वो बोलता है देयर इज अ केस फॉर एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनका एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, डिसइन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ऐसा बोलता है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ 53.29% इन HPCL लेड टू एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 33,000 करोड़ इन नेशनल वेल्थ। उन्होंने कहा जो 53.29% जो HPCL में स्टेक थे उसका जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट फिर मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं रह जाता, ये आप याद रखिएगा। डिसइन्वेस्टमेंट नॉर्मल जो होता है उसमें गवर्नमेंट अपना 51% से ज़्यादा शेयर मेंटेन करके रखता है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट जो है अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज करता है एंड फिर वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं रहता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे सर्वे कुछ टर्म्स का नाम बोलता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, रुके एक एक करके। सर्वे जिन टर्म्स के नाम ले रहा है वो अपन बता देता है। पहला सर्वे बोलता है फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में there are some certain financial indicators, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, उसमें पहला है नेट वर्थ। नेट वर्थ net worth of a company is what it owes to its equity shareholders. ठीक है, इसमें बेसिकली इक्विटी कैपिटल जो होता है पुट इन बाय द शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है, जो रिटेन रिजर्व में आप रिटेन कर रहे हो, तो मतलब जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की है वो प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व, ये सारी चीज आपकी नेटवर्थ में आती है। दूसरा टर्म जो है वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर टैक्सेस, कंपनी का जो भी प्रॉफिट है नेट आफ्टर टैक्सेस, ठीक है ना, ये आपको रखना है। अगर इंक्रीज हो रहा है नेट प्रॉफिट का, इसका मतलब है कि
ग्रेटर रियलाइजेशन फ्रॉम द कंपनी आफ्टर इनकरिंग ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद उनको पैसा बढ़ रहा है। तीसरा क्रॉस रेवेन्यू, इनकम ऑफ द कंपनी फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड एंड अदर नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज, तो गुड्स प्लस नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बाद जो इनकम होती है, इनकम वो आपकी ग्रॉस रेवेन्यू होती है, ठीक है ना। ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स, तो इट कैप्चर्स द रेशियो ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ठीक है ना, उसका रेशियो टू द टोटल एवरेज एसेट ऑफ द कंपनी, टोटल एवरेज एसेट ऑफ द कंपनी। ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ठीक है ना। अब अगर मतलब ROA बढ़ेगा, अगर ROA इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है, दैट द प्राइवेटाइज्ड फर्म हैज बीन एबल टू यूज द रिसोर्सेज मोर प्रोडक्टिवली, मतलब कि रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज हुए हैं अगर आपका ROA बढ़ता है तो, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। फिर एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी भी होता है, ROE भी होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज नेट वर्थ, एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज नेट वर्थ, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आप निकालते हैं ROE, ठीक। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि सर्वे कहता है कि ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। वे फॉरवर्ड मैंने आपको बताया वो एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट को बोलता है। अब सर्वे कहता है कि जो प्राइवेटाइज्ड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ये थे, प्राइवेटाइज्ड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो थे, दे वर एबल टू जनरेट मोर वेल्थ फ्रॉम द सेम रिसोर्सेज, दे जनरेटेड मोर वेल्थ फ्रॉम सेम रिसोर्सेज, ठीक है ना। सर्वे बोलता है एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट, ऑफ CPSEs, क्यों, ताकि टू ब्रिंग इन हायर profitability, to promote efficiency, to increase competitiveness and to promote प्रोफेशनलिज्म। याद रखेगा ये चार चीजें सर्वे बोलता है कि प्राइवेटाइजेशन अगर एग्रेसिव होगा तो ये चीजें बढ़ेंगी। कौन कौन सी, हायर प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, दूसरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा और इट विल प्रमोट द प्रोफेशनलिज्म, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10 आ जाते हैं, नाम है इज इंडियाज GDP ग्रोथ ओवर स्टेटेड। सर्वे ही आंसर देता है नो, द GDP ग्रोथ इज नॉट ओवर स्टेटेड। GDP एक बहुत क्रिटिकल वेरिएबल है फॉर द डिसीजन मेकिंग बाय द इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, ठीक है ना। इसलिए रिसेंट में बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा है इस चीज को लेकर के, सर्वे बोलता है, ठीक है ना। अब सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है, सेवरल एडवांस इकोनॉमी सच एज UK, जर्मनी एंड सिंगापुर have their GDPs misestimated with incompletely specified econometric model। इन कंट्रीज में कई जगह पे मिस एस्टिमेशन होता है, UK, जर्मनी, सिंगापुर में। Correctly specified models that account for all unobserved differences and differential trends in GDP growth across countries fail to find any misestimating of growth by India। तो कह रहा है कि जो जितनी भी मॉडल्स हैं, जो करेक्टली स्पेसिफाइड मॉडल्स हैं, उनसे अगर आप पूछो तो उनमें से किसी ने भी नहीं कहा है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो मिस एस्टिमेटेड है। किसी एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि मिस एस्टिमेटेड है, ठीक है ना।
दूसरा, आप बड़े बड़े जो इंटरनेशनल फंड्स हैं जैसे IMF हो गया, ये सब, इनसे पूछ लो, इन्होंने भी किसी ने नहीं कहा कि इंडिया की ग्रोथ जो है वो मिस एस्टिमेटेड ग्रोथ है। तो फिर ये जो एलिगेशंस लगते हैं कि ये बेसिकली आपका मिस एस्टिमेशन है, ये है वो है, तो ये आपका एक अनफाउंडेड है, इट इज देयर इज नो सब्सटेंस इन दैट, ठीक है ना, ये सर्वे का कहना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आते हैं, इस चैप्टर में कुछ ज्यादा खास नहीं था, थालीनॉमिक्स। थालीनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड। इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड। यहां पे बेसिकली अटेम्प्ट की गई है टू क्वांटिफाई, द अटेम्प्ट इन दिस चैप्टर हैज बीन टू क्वांटिफाई व्हाट अ कॉमन पर्सन पेज फॉर अ थाली। क्वांटिफाई what a common person pays for a थाली in India। ठीक है, थालीनॉमिक्स क्या है? इट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड, ठीक है ना। अब सर्वे का ये कहना है एब्सोल्यूट प्राइजेस ऑफ अ वेजिटेरियन थाली, एब्सोल्यूट प्राइजेस, ये बिल्कुल ये पॉइंटर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। एब्सोल्यूट प्राइजेस ऑफ अ वेजिटेरियन थाली हैव डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली सिंस 2015-16, ठीक है ना। लेकिन इन 2019-20 थोड़ा सा ये बढ़ा है, 2019-20 में इंक्रीज हुआ है, लेकिन सिग्निफिकेंटली 15-16 से अगर आप देखें तो ये घटा है, ठीक है ना। ठीक है, जो अफोर्डेबिलिटी है, दो मेन पॉइंट्स याद रखेगा। अफोर्डेबिलिटी ऑफ वेजिटेरियन थाली, ये बिल्कुल पॉइंट बता रहा हूं, हैज इम्प्रूव्ड बाय 29%। affordability of non-veg thali has improved by 18%. Affordability of a vegetarian thali by 29%, affordability of a non-veg thali by 18%, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। सो बाय दीज फैक्ट्स आपका सर्वे का जो वॉल्यूम 1 पूरी पुस्तक है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। अब हम आते हैं सर्वे के वॉल्यूम 2 में। इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन, कोई मतलब नहीं वैसे इस चैप्टर का क्योंकि अब कोरोना के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। तो इंडियाज जीडीपी ग्रोथ मॉडरेटेड टू 4.8%, 4.8% जीडीपी ग्रोथ मॉडरेटेड इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 एंड 20, ठीक है ना। रियल कंजम्पशन ग्रोथ जो थी वो रिकवर हुई थी, ठीक है ना, एंड थोड़ा फाइनल कंजम्पशन भी बढ़ा था। Growth for the agriculture and elite sector and public administration, defense and other services for H1 sector, H1 quarter was higher than in H2, ठीक है ना। तो H2 ऑफ 18-19 से अगर हम कंपेयर करें H1 ऑफ 19-20 को, तो एग्रीकल्चर प्लस डिफेंस प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिली। अगर 2018-19 का H2 देखें सेकेंड हाफ का, फर्स्ट हाफ से अगर हम ग्रोथ मिलाएं, क्वार्टर नहीं है ये हाफ होता है, ठीक है ना, हाफ ऑफ फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, ठीक है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट नैरोड टू 1.5% ऑफ जीडीपी, करंट अकाउंट डेफिसिट नैरोड टू 1.5% ऑफ जीडीपी, ठीक है ना। और ये 2019
19-20 का बात था, और 2018-19 के टाइम में थोड़ा ज़्यादा था, 2.1% ऑफ जीडीपी चल रही थी करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, दे वर वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, ये आपको इस चैप्टर की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दो इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। इन्फ्लेशन भी दो तरीके का, एक है आपका कोर, दूसरा है हेडलाइन। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब जो टोटल इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी का है, टोटल इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, इसमें सब कुछ मिला रहता है। कोर में आपका हम फूड एंड फ्यूल नॉट इंक्लूडेड, फूड और फ्यूल की प्राइसेस हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं कोर इन्फ्लेशन में। हेडलाइन में पूरा इंक्लूड करते हैं, कोर में नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि फूड और फ्यूल की ये मानी जाती है कि जो फूड एंड फ्यूल की आपकी जो वो है वो वोलाटाइल प्राइसेस मानी जाती है, मतलब बहुत जल्दी चेंज होती है। ठीक है ना, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो फर्स्ट हाफ था उसमें इंक्रीज हुआ था आपका 2019-20 में, वो उम्मीद है कि साल के खत्म होने तक वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, ग्रोथ थोड़ा हमारी जरूर डिसेलरेट हुई थी, ग्रोथ हमारी डिसेलरेट हुई थी, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 4.8% की ग्रोथ बताई जा रही है। एक चीज देखी गई थी कि देयर वाज स्पीडिंग अप इन इंसॉल्वेंसी resolution process under the insolvency bankruptcy code। ठीक है, तो ये कैसे पूछा जाएगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ। क्वेश्चन दिखाना, which of the following statements are correct with respect to India's economic performance in 2019-20? Statement 1, insolvency bankruptcy code proceedings slowed down। दूसरा, growth moderated to less than 1%। थर्ड, FDI was impressive। So which of the following statements are correct? First is 1 only, 2 only, 3 only, 1, 2 and 3 only। इसका जो करेक्ट आंसर पहला गलत हो जाएगा, क्यों? स्लो डाउन नहीं इंक्रीज हुई। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 4.8% पे 3 1% से कम नहीं हुई। तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो 3 only विल बी द आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इसको याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे जो CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्कोर होता है आपका, और होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली थी 2019 में, दे इंक्रीज। ठीक है ना, कुछ रिफॉर्म्स लिए गए थे, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग बढ़ा दी गई, मैंने आपको बताया। देन ईजिंग ऑफ क्रेडिट, इसी में ये मैंने 2 पॉइंट बता दिए। ठीक है, इसके अलावा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ये अनाउंस की गई। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 से 25 ये अनाउंस की गई। ठीक है ना, सर्वे एक्सपेक्ट्स एन अपटिक इन जीडीपी ग्रोथ इन हाफ टू ऑफ 2019-20। ये जरूर सर्वे ने सोचा था, लेकिन अब ठीक है, तो कोविड के बाद इन सब चीज़ों की बात हमको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक, आगे मूव करेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले उसमें हम पार्ट में मूव करेंगे। ठीक है, कुछ मैं आपको फैक्ट्स नॉर्मल बताना चाहता हूँ जो नॉर्मल इकोनॉमी के, करंट अफेयर्स के हैं। लेट्स वाइंड अप दिस वीडियो, क्योंकि इसमें ज़्यादा हो गया, 4-5 चैप्टर हो गए सर्वे के।
तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स एंड आपको समझ में आया होगा चीज़ें जो मैंने बताई एंड